किसी भी देश का निर्माण जब होता है तो उसके कुछ आधार होते हैं। वो बेसिक आधार रिलीजन भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक बेसिस भी हो सकता है और तीसरा रेस भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर भाषा के आधार पर देखें तो बांग्लादेश इसका एग्जाम्पल है। रिलीजन के आधार पर देखें तो पाकिस्तान इसका उदाहरण है। और अगर रेस के आधार पर देखें तो जर्मन है, फ्रेंच है। लेकिन भाषा के आधार पे से निर्माण हो जाने से क्या उस देश में और भाषा बोलने वालों के साथ क्या ज्यादती की जाएगी? क्या ये उचित है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, खासकर भारत में? मैं नीरज कुमार, द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। मैं बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे हैं भारत में हुई दो घटनाओं की। पहला, महाराष्ट्र में एक घटना घटी जो यहाँ पे एक लोकल वेंडर जो उत्तर भारत को बिलोंग करते थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे और उन्होंने मराठी भाषा बोलने में थोड़ी सी कोताही बरती। तो वहाँ के लोकल्स ने उनको धमकाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बाकायदे मारपीट की, जिसके वीडियो हम सभी ने देखे हैं। क्या ये उचित है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग उसको वहाँ की भाषा को बोलने के लिए मजबूर करें? ये बात ठीक है और वाजिब भी है कि अगर आप किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ भाषा अलग तरीके की बोली जाती है और आप अगर वहाँ लोकल लेवल पे व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको वहाँ के भाषा के कुछ सेंटेंस या कुछ शब्द ऐसे आने चाहिए जिससे कि आप अपना काम आसानी से कर सकें। लेकिन यदि नहीं आते हैं तो क्या इस आधार पे वहाँ के लोग उनका असम्मान करेंगे? क्या उनके साथ मारपीट करेंगे या उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक बैंक के मैनेजर को कन्नड़ न बोलने की वजह से वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज दिया गया और उसमें इन्वॉल्वमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी यानी वहाँ के चीफ मिनिस्टर का था। ये बात भी ठीक है कि वो बैंक मैनेजर अगर कन्नड़ क्षेत्र में पोस्टेड है तो उसको बेसिक नॉलेज वहाँ की होनी चाहिए। लेकिन इस आधार पे क्या उसका ट्रांसफ़र करके उसका मोरल नहीं डाउन किया गया? क्या वो भारत में नहीं रहता था या वो विदेश से आया था? उसी तरह महाराष्ट्र में जो काम करने वाले क्या विदेश से आए थे, भारत के निवासी नहीं थे? अगर इस तरह की भावना उत्तर भारत में प्रिवेल करेगी कि हम तमिलनाडु के लोगों को यहाँ हिंदी बोलने पे ही एक्सेप्टेंस देंगे, नहीं तो हम उनको मार के भगाएंगे, तो किस तरह का माहौल क्रिएट होगा? भाषा की इतिहास में जाएं तो आज़ादी के पूर्व भारत में भाषा के आधार पर स्टेट के निर्माण की बातें उठने लगी थी। 1936 में उड़ीसा राज्य की स्थापना उड़िया भाषा के आधार पर की गई। 1948 में एक स्टेट प्रोविंस कमीशन बनाया गया जो धर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और उसने अपनी रिकमेंडेशन में ये बात कही कि भाषा के आधार पे किसी भी स्टेट का निर्माण करना उचित नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद 1952 में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की जो आग है या उसका जो आंदोलन है वो तेज होना शुरू हो गया। 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर पट्टी श्रीरामालू ने हंगर स्ट्राइक करी और करीबन 50-52 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। इतना दबाव पड़ा कि भारत सरकार को 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाने की बात हुई तो उस समय जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दी उसमें ये कहा कि भाषाई आधार पे स्टेट का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन हम उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को भी देखेंगे। और 1956 के बाद बहुत सारे राज्यों की स्थापना हुई। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बहुत सारे राज्यों की स्थापना हमको देखने को मिलती है। केरल राज्य जो था वो ट्रावणकोर, कोची और मालाबार डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनाया गया जहाँ पे मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में यह आंदोलन बहुत तेज हुआ और तमिलनाडु राज्य की स्थापना भी उसी आधार पे हुई। ये तो इसका एक छोटा इतिहास है, लेकिन इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं कि आखिर इनको बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो जब कोई राज्य नेग्लेक्ट फील करता है या कोई भाषा नेग्लेक्ट फील करती है तो उसमें आंदोलन भी होते हैं और उस पर ये डिमांड भी उठती है कि एक राज्य इसके लिए बनाया जाए। तो जो पॉजिटिव रिजल्ट ये होते हैं कि जो क्षेत्रीयता होती है उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिलता है, वहाँ के लोगों को अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है
एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी यानी प्रशासनिक सुविधाएं भी होती हैं उन राज्यों को चलाने में, और भाषाई लोकतंत्र भी स्थापित होता है। तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं उसके आधार पर निर्माण हो गया, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। और जब ये सारी भावनाएं जो पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं भाषा के आधार पे स्टेट को बनाने में, तो जब वो किसी थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाती हैं और उसमें पॉलिटिक्स का प्रवेश होता है, तो वही उसके चैलेंजेस भी बनने लगते हैं। जैसे कि अगर भाषा के आधार पे किसी क्षेत्र में किसी राज्य का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पे फिर क्षेत्रवाद बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, यानी रीजनलिज्म बढ़ता है। साथ में आप देखिए कि गोरखालैंड और विदर्भ की जो डिमांड है वो अभी दबी है, ख़त्म नहीं हुई है। साथ ही साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है। अपने को बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपने को स्थापित करने के लिए उनके पास अगर मुद्दे नहीं होते हैं तो भाषा के आधार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं, उसके अलावा आंदोलन करते हैं, अंड्यू तरीके से साम दाम दंड भेद अपना के अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषा के आधार पे एक बहुत बड़ा गहन डिस्कशन हुआ, और ये उम्मीद की जा रही थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाएगा और राज्यों का राजभाषा के रूप में भी इसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु में इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ, और अंततः हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। साथ ही 8th शेड्यूल में मल्टीलिंगुअल पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इसके लेटेंट डेंजर यानी कि इसके छिपे हुए खतरे भी सामने आएंगे, वो आने शुरू हो गए। धीरे धीरे भाषाई आधार पे राज्यों के गठन की मांग उठी, बहुत सारे राज्यों का निर्माण भी किया गया। तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में तो हिंदी बोली जाती है, फिल्में भी हिंदी में बहुत ज़्यादा बनती हैं जो दक्षिण भारत और पूरे भारत में लगभग देखी जाती हैं। हिंदी के गाने पूरे भारत में देखे जाते हैं। दक्षिण भारत के लोगों में एक जो अभी समस्या ये हो गई कि वो एक विदेशी भाषा को अपनाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो भारत की दूसरी भाषा जो हिंदी है उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वो इंग्लिश स्वीकार्य है उनके लिए, हिंदी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए भारत को लिंग्विस्टिक फेडरल स्टेट भी कह सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि विश्व भर में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 20,000 डायलेक्ट बोली जाती है, 300 से ज़्यादा साइन लैंग्वेज भी हैं। अब यदि 6500 भाषाएं बोलने वाले अलग अलग राष्ट्र का डिमांड करने लगे, अलग अलग स्टेट्स की डिमांड करने लगे, तो सोचिए कि 6500 देश बन के तैयार हो जाएंगे। या डायलेक्ट बोलने वाले भी कल को हल्ला कर सकते हैं कि भाई हमें भी अपने भाषा के आधार पे एक प्रदेश बना के दिया जाए। आप देखिए कि भोजपुरी एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, अवधी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका कोई अंत तो है नहीं। भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत लगभग 43.63 है। अगर संख्या के आधार पर देखें तो 52 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। अब राष्ट्रीय एकता के लिए क्या ये खतरा है? जी हाँ। भाषाई आधार पे जो गठित राज्य हैं वो कभी भी दूसरी भाषा को उचित स्थान देने को तैयार नहीं होते हैं। उनकी भावना ये होती है कि हमारी भाषा महान है। भाषा सारी महान होती हैं, जो जिस भाषा का प्रयोग करता है उसके लिए वो भाषा महान है। हर भाषा को उचित सम्मान मिलना चाहिए। एक भाषा को दूसरी भाषा के प्रति, यानी इसमें कहने का आशय ये है कि जो सिटीजन्स हैं वो एक भाषा बोलने वाले सिटीजन्स को दूसरी भाषा बोलने वाले सिटीजन का सम्मान करना चाहिए। तमिलनाडु वाले लोग क्या फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो क्या तमिल बोलते हैं? तब तो वो वहाँ की भाषा को बोलने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। भारत के अंदर उनको सारी दिक्कत होती है। अपने समुदाय की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने क्षेत्र में प्राथमिकता लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आप अपनी सुप्रीमेसी दिखाएंगे वो नहीं चलेगा। कुछ राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ सकते हैं, कुछ राज्य संसाधन की कमी में पिछड़ सकते हैं, और भाषाई आधार पर जो दल बनते हैं ये इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं। अब अगर हम भाषा के आधार पे इस विभाजन को देखें तो इस विभाजन का कोई अंत नहीं है। भारत में धर्म, जाति और अब भाषा, भारत का निर्माण इतनी विकट परिस्थितियों में इतने स्टेट्स को मिला के हुआ है कि किसी तरह भारत को एक रखने में सफलता पाई गई है। लेकिन जिस तरह से इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, अभी हम रिलीजन और कास्ट की पॉलिटिक्स से उभर नहीं पाए हैं, जो भाषा के आधार पे एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है।
अब आप ये सपोज़ करिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कभी एक पाकिस्तान ही हुआ करता था, धर्म के आधार पे विभाजित हुआ। बांग्लादेश में भाषा के आधार पे एक डिमांड शुरू हो गई कि हमें अलग किया जाए। भाषा के आधार पे वो पाकिस्तान से अलग हो गया। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, लिखी भी जाती है, और जबकि बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है और लिखी जाती है। यानी रिलीजन के आधार पे डिवाइड हुआ एक प्रदेश, अब भाषा के आधार पे बढ़ गया। तो क्या कल को ये भी संभव नहीं है कि वहाँ पे एक जात की बात उठने लगे और वो और भागों में बढ़ जाए? तो क्या भारत में ये चीज़ संभव नहीं है? हम अभी पूरी तरह से रिलीजन और कास्ट के पॉलिटिक्स से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, और हमें यूनिटी हो भी नहीं पा रही है। भारत से जाति व्यवस्था एक रियलिटी है, ये मानते हुए हम यूनिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, न कि हम एक दूसरे से अलग हैं। अगर हम अलग होते तो प्रकृति ने ही हमें अलग क्यों बनाया? सबकी शक्लें एक दूसरे से अलग क्यों हैं? तब हम किसी को पहचानते कैसे? तो इसी तरह भारत के अंदर अगर हम रिलीजन के अंदर कास्ट, कास्ट के अंदर भाषा देखने लगेंगे, तो आप सोचिए कि निर्माण किस तरह से होगा, कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक रिलीजन फॉलो करने वाला अगर किसी भाषा को बोलता है तो वो भाषा के आधार पे अपने को अलग कर ले, यानी कोई कास्ट वाला किसी भाषा को बोलता है तो वो अपने को अपनी अपनी कास्ट से अलग कर ले। ये बात तो तमिलनाडु के जो नेबरिंग स्टेट हैं, जो नेबर स्टेट होते हैं, जनरली वहाँ पे दो तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। एक तो वो अपनी भाषा स्टेट की बोलते हैं, दूसरा पड़ोसी होने की वजह से आपस में एक बोलचाल की दूसरे स्टेट की भाषा का भी लोग प्रयोग करते हैं। अगर ऐसी बात है तो नेबरिंग स्टेट के कुछ लोग ये कहेंगे कि हमको दूसरे स्टेट ने मिलना है, हम याली ज़्यादा भाषा बोलते हैं, तो तमिलनाडु का क्या होगा? क्या वो केरल में अपने हिस्से को कुछ दे देगा, या कुछ हिस्सा अपना कर्नाटक को दे देगा, या कुछ हिस्सा अपना आंध्र प्रदेश को दे देगा? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो भारत में इस बात पे अब विचार करने की ज़रूरत है कि भाषा का सम्मान अपने स्तर पे करें, लेकिन दूसरे भाषा का सम्मान भी करें। ये दक्षिण भारत या महाराष्ट्र से लोग उत्तर भारत में घूमने आते हैं, तभी वो हिंदी बोलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही हिंदी समझने में उन्हें दिक्कत होती है। तो जब उत्तर भारत के लोग दक्षिण जाते हैं तो उन्हें वो दिक्कत क्यों होने लगती है वही भाषा बोलने में? हिंदी एक सर्वव्यापी भाषा है। हिंदी भाषा का विस्तार भारत के बहुत से क्षेत्रों में है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम तमिल को छोड़ देंगे या महाराष्ट्री लोगों के जो मराठी भाषा उसको छोड़ देंगे। आप अपनी भाषा बोलिए, आपस में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी जो कॉमन बिजनेस लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदी हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंग्लिश का प्रसार भारत में अभी भी बहुत लिमिटेड स्ट्रेटा में ही है। यानी कुछ लोग ही इंग्लिश के माध्यम का फ़ायदा उठा के अपने व्यापार को स्केल करते हैं, स्केल अप करते हैं। लेकिन हिंदी में जो काम करने वाले हिंदी क्षेत्र में लोग हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं, वो दक्षिण की तरफ अपना रुख नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। सरकार पे दबाव होना चाहिए कि सरकार एक ऐसा कंसेंसस बनाने का प्रयास करे जिससे कि भारत के अंदर ये भाषा का विवाद ख़त्म हो। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने अलग अलग पार्टियों की एक टीम बनाई और दुनिया के देशों में भेजा अपनी बात को समझाने के लिए, उसी तरह भारत में इस समय सरकार को अलग अलग स्टेट के जो रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, जो नेशनैलिटी की बात करते हैं, उनकी एक टीम बनाएं जो भारत के अंदर एक कंसेंसस बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और ये पॉलिटिक्स भारत को एकता की तरफ नहीं ले जा रही है, ये भारत को डिसइंटीग्रेट कर देगी। हम अभी बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत अभी चौथी नंबर की इकनॉमी बनी है, लेकिन जब तक पर कैपिटा इनकम एवरेज जो वर्ल्ड की इनकम है उसके करीब नहीं पहुंच जाती, तब तक हम अपने आप को सामर्थ्यवान भी नहीं कह सकते। और अगर हम भाषा के विवाद में उलझ गए तो एक तरफ हम रिलीजन पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ हम कास्ट पॉलिटिक्स, तीसरी तरफ हम जो लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स है, इसमें फंस जाएंगे। इसलिए इससे उभरिए। मैं और भी यूट्यूबर जो सीरियस हैं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेके, उनसे उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी कंटेंट बनाएं। सिर्फ मेरे कंटेंट बनाने से ये बात बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन जिन लोगों की अभी रीच बहुत ज़्यादा है वो इस पे बात कर सकते हैं, जिससे कि हम एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पूरे देश में स्थापित करें और अ, एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बना रहे, जिससे कि भारत विकसित देश बन सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। कृपया चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।